अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन का मतलब क्या होता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का विषय क्षेत्र, यानी कि क्षेत्र पूछा गया है, और प्रकृति का विश्लेषण कीजिए। आपको इस पूरे क्वेश्चन में तीन चीजें बताना है। पहले इंटरनेशनल रिलेशन क्या है, इसका क्षेत्र क्या है और इसकी प्रकृति क्या है। दैट मीन्स इंटरनेशनल रिलेशन, इसका स्कोप और नेचर। इसके बाद और में दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय संबंध का उद्भव एवं विकास का वर्णन कीजिए। आखिर इंटरनेशनल रिलेशन का ओरिजिन एंड डेवलपमेंट किस प्रकार हुआ है, आपको यह भी बताना है। तो इस क्वेश्चन में सिंपल आपको बताना है कि इंटरनेशनल रिलेशन क्या है और आखिर इसका जन्म कैसे हुआ है, हम क्यों इसके बारे में पढ़ते हैं और ये हमें क्या बताता है। इंटरनेशनल रिलेशन, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, भारत का बॉर्डर जहां पे खत्म होता है उसके बाद जितने भी देश आते हैं वो देश विदेशी कहलाते हैं, यानी कि फॉरेनर कंट्रीज कहलाते हैं। तो भारत का उन देशों से संबंध होना इंटरनेशनल रिलेशन, यानी कि अंतरराष्ट्रीय देशों के साथ संबंध कहलाता है। जैसे कि आप यहाँ पे इस मैप को देखिए, ये हमारा प्यारा सा भारत रहा। भारत के या दुनिया के तमाम देशों के संबंध जब किसी और देशों के साथ होते हैं तो वो किन चीजों को ध्यान में रखते हुए अपना रिलेशन बनाता है। तो एक देश का रिलेशन दूसरे देशों के साथ जो होता है इसी को अंतरराष्ट्रीय संबंध या इंटरनेशनल रिलेशन कहा जाता है। अब वो रिलेशन चाहे इस कंट्री के इस देशों के साथ हो या इसके इन देशों के साथ हो, दुनिया के अंदर लगभग 193 कंट्रीज जो इस टाइम पे यूएनओ के अंदर है, इन सब के किसी ना किसी कंट्री से रिलेशन है। और कोई भी एक कंट्री किसी और कंट्री से कटकर नहीं रह सकता, जैसे एक इंसान नहीं रह सकता। आज हम ये सोच ले कि भाई मैं अपने कमरे में बंद रहूंगा, मुझे किसी से मतलब नहीं है, तो 2 दिन तक तो आप रह लोगे, लेकिन तीसरे दिन आपको सोसाइटी की जरूरत पड़ेगी। सेम इसी तरीके से आज एक देश भी दूसरे देशों के साथ अपने रिलेशन बनाता है अपने इंटरेस्ट को देखते हुए। यही हमारा इंटरनेशनल रिलेशन है। जैसे एक इंसान भी चाहता है उसके यार दोस्त हो, आस पड़ोस से उसके अच्छे रिलेशन बने रहे, ताकि जरूरत पड़ने पे वो हमारा साथ दे सके। तो ऐसे ही लोगों को मिलाकर पूरा देश बना हुआ है। तो सेम इसी तरीके से एक देश भी चाहता है कि दुनिया के तमाम देशों से हमारे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल हमारे रिलेशन इतने बेहतर हो कि दुनिया में हमारा डंका बजे। तो ऐसा करने के लिए एक देश जो दूसरे देशों के साथ रिलेशन बनाता है, इसी को इंटरनेशनल रिलेशन कहा जाता है। लेकिन दुनिया भर के अंदर सिर्फ देश ही नहीं है, इन देशों ने अपना ग्रुप बनाया हुआ है, तो उन देशों का भी स्टडी किया जाता है इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर। जैसे दुनिया के तमाम देशों ने मिलकर अलग अलग ग्रुप बनाया हुआ है, जिसको हम गठबंधन या अलायंस कहते हैं, जिसको इंटरनेशनल अलायंस भी कह सकते हो। यूरोप के अंदर यूरोपियन यूनियन बनाया गया है, जिसके अंदर 27 कंट्री है। ब्रिक्स 5 देशों का ग्रुप है, इसके अंदर भारत भी शामिल है। इसके बाद है आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसको बनाया गया था 1967 में 5 देशों ने मिलकर, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। इसके बाद आता है क्वाड। क्वाड आज 4 देशों का ग्रुप बहुत पावरफुल बन चुका है, इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया। एंड इसके बाद है सार्क। 1985 में सार्क बनाया गया, जिसको दक्षेस कहा जाता है। यह भारत और साउथ एशिया के कंट्री का एक ग्रुप है। तो ऐसे ऐसे ग्रुप बनाया गया है, तो इनका भी स्टडी किया जाता है इंटरनेशनल रिलेशन के ही अंदर। अब या तो हम एक पर्टिकुलर देश से रिलेशन बनाए या कुछ देश मिलकर एक ग्रुप बना ले, लेकिन है तो कोई और ही देश ना वो। इसलिए आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया कि भारत का बॉर्डर जहां पे भी खत्म हो जाता है, इसके बाद जितने भी कंट्रीज हैं, इन कंट्रीज से रिलेशन बनाना इंटरनेशनल रिलेशन यानी कि अंतरराष्ट्रीय संबंधी कहलाता है। तो इस तरीके से दुनिया भर में जितने अलग अलग ग्रुप्स बने हुए, उन ग्रुप से रिलेशन बनाए ताकि उस ग्रुप के सभी कंट्री से हमारे बेहतर रिलेशन हो। इसके बाद है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जैसे कि यूएनओ हो गया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, 1945 में बना। डब्ल्यूटीओ हो गया, 1995 में ऑफिशियल तरीके से बना। वैसे डब्ल्यूटीओ को पहले गेट के नाम से जाना जाता था, 1948 में इसको बना दिया गया था। आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, यूनिसेफ हो गया। अंतरराष्ट्रीय जितने भी संगठन है, ये सब अंतरराष्ट्रीय संबंध के अंदर पढ़े जाते हैं, अंतरराष्ट्रीय संबंध का ही एक पार्ट होता है। एंड इंटरनेशनल में ये देखा जाता है कि दुनिया की जो तमाम कंट्रीज है, ये दूसरे देशों के साथ कैसे रिलेशन बनाएंगे। जैसे कि एग्जांपल भारत का देता हूं मैं। भारत मान लो अफ्रीकन कंट्रीज के साथ कैसे रिलेशन बनाता है, यूरोपियन कंट्रीज के साथ कैसे रिलेशन बनाता है, ये मिडिल ईस्ट कंट्री जो गल्फ कंट्री हो गए, इनके साथ कैसे रिलेशन बनाता है, या इधर ऑस्ट्रेलिया के साथ मान लो, एंड इधर यूएसए हो गया, इधर हमारा लैटिन अमेरिका हो गया। तो इन सभी कंट्रीज के साथ भारत के रिलेशन कैसे होंगे, भारत किन देशों के साथ अपना रिलेशन बनाएगा, किसके साथ नहीं बनाएगा। सेम इसी चीज के लिए दुनिया भर के कंट्रीज फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं। जैसा कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी नेहरू जी के टाइम पे कुछ और थी और मोदी जी के टाइम पे कुछ और है, यानी कि इसमें कुछ प्रिंसिपल तो सेम रहते हैं, लेकिन कुछ प्रिंसिपल को चेंज कर दिया जाता है। वो टाइम और कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, जिसको हम अपना नेशनल इंटरेस्ट कहते हैं। एक देश के लिए नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर कुछ भी नहीं है, और नेशनल इंटरेस्ट का मतलब होता है राष्ट्रीय हित, एक देश की जरूरत एक पर्टिकुलर टाइम पे। अगर आज हमारे देश की जरूरत डिफेंस की है, हेल्थ की है, एजुकेशन की है, टेक्नोलॉजी की है, एंड जीडीपी ग्रोथ की है, तो हम इन चीजों को ध्यान में रखते हुए किसी और देश के साथ रिलेशन बनाएंगे, ताकि इनको कोई खतरा भी ना हो, हमारा डेवलपमेंट भी हो, और हमारे देश की जो संप्रभुता है, जो सॉवरेनिटी है, इसको कोई खतरा ना हो। सॉवरेनिटी का मतलब होता है एक देश की आजादी, इंटरनल और एक्सटर्नल मामलों में।
आज भारत अंदर से भी आजाद है और भारत अपने बाहर के देशों से भी आजाद है। भारत के ऊपर किसी और का दबाव नहीं है। जनता के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग देश की सरकार काम कर सकती है। वो बिल्कुल आजाद है कोई भी डिसीजन लेने के लिए। इसको सॉवरेनिटी यानी कि संप्रभुता कहा जाता है। 1947 से पहले हमारे पास ये नहीं थी, इसलिए भारत को ब्रिटिश स्टेट कहा जाता था। 1947 के बाद ये हमें मिल गई, भारत एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया और भारत को एक नेशन स्टेट कहा गया। इसलिए इंटरनेशनल रिलेशन यानी कि अंतरराष्ट्रीय संबंध के अंदर फॉरेन पॉलिसी को भी स्टडी किया जाता है। ये देखा जाता है कि एक देश दूसरे देशों के साथ किस तरह अपने संबंध बनाता है या किन चीजों के ध्यान में रखते हुए बनाता है। जैसे कि एक इंसान का नेचर होता है, वो उसी के साथ अपने रिलेशन बनाता है जिससे उसके विचार थोड़े मिलते जुलते हैं। उसको लगता है कि हाँ यार, ये मेरे लिए ठीक है, इसके साथ रहना मुझे पसंद है, इसके साथ जब भी बैठता हूँ अपना फील होता है, ये मेरा साथ देता है, सुख दुख में साथ रहते हैं। सेम इसी तरीके से फॉरेन पॉलिसी बनाया जाता है, ये देखते हुए कि किस कंट्री के साथ हमारे रिलेशन फायदेमंद होंगे और किसके साथ नुकसान वाले होंगे। अगर फायदेमंद है तो वो रिलेशन लॉन्ग टर्म तक चलता है। और दुनिया के सभी देश चाहते हैं कि ये फॉरेन पॉलिसी उनके देश के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो और बिना किसी इंटरफेयर के साथ वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को बिल्कुल अच्छे तरीके से बना सके, उसमें किसी का कोई हस्तक्षेप ना हो बाहरी कंट्री का। जैसे अभी रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया तो यूरोपियन कंट्रीज, यूएसए को ये लगा कि भारत भी उनका साथ देगा और रूस से जो हम डिफेंस के जो टूल्स खरीदते हैं, तमाम चीजों खरीदते हैं, वो खरीदना भारत बंद कर देगा। बट ऐसा भारत ने नहीं किया और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने करारा जवाब दिया यूरोपियन कंट्रीज को। बट भारत पर दबाव डाला गया कि रशिया से अपने रिलेशन खत्म करो। भाई हम कैसे कर दे, रशिया हमारा ट्रेडिशनल फ्रेंड है। वो टाइम भूल गए, 1965 का वॉर भूल गए, आजादी के टाइम पे हमारा साथ दिया उसने, 1971 के वॉर में हमारा साथ दिया। हम अपने फ्रेंड के साथ कैसे धोखा कर सकते हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने करारा जवाब देते हुए कहा कि तुम्हारी जरूरत है, तुम तो अपना तेल खरीद रहे हो, और हमारी जरूरत है तो हम अपना ना खरीदे। हम आजाद हैं और जहां से हमारा मन भरता है हम वहां से वो चीज लेंगे, हमारे ऊपर किसी का दबाव नहीं है। तो ये इस बात का सबूत होता है कि एक कंट्री बिल्कुल आजाद होता है अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाने के लिए, ताकि इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर वो किस प्रकार एक्ट करेगा, दूसरे देशों के साथ कैसे रिलेशन बनाएगा। और ये फॉरेन पॉलिसी टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं, जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो 1945 से 1991 तक ये कोल्ड वॉर चला और इस कोल्ड वॉर के दौरान भारत के रिलेशन यूएसएसआर के साथ बहुत अच्छे हुआ करते थे। ऐसा नहीं है कि आज भी नहीं है, हाँ उस टाइम पे रिलेशन और भी अच्छे थे क्योंकि यूएसएसआर भारत के साथ हमेशा खड़ा रहा और यूएसए पाकिस्तान के साथ। लेकिन जैसे ही यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ 1991 में, सोवियत संघ का विघटन हो गया, ये सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है। तो जैसे सोवियत संघ टूट गया, सोशलिज्म की हार हुई और कैपिटलिज्म जो कि अमेरिका की आइडियोलॉजी है इसकी जीत हुई और भारत ने अपने रिलेशन अब यूएसए के साथ, अमेरिका के साथ भी अच्छे करने स्टार्ट कर दिए। तो भारत का झुकाव यूएसएसआर की तरफ कम और यूएसए की तरफ ज्यादा हो गया। तो फॉरेन पॉलिसी के अंदर ये चेंजेस आए और इसी टाइम पे 1991 में ही भारत ने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज कर दी फॉरेन पॉलिसी के अंदर और एलपीजी अपना लिया। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण। भारत ने दुनिया के तमाम देशों से अपने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिलेशन बनाए, स्ट्रेटेजिक रिलेशन बनाए, ताकि किस तरीके से हम अपने व्यापार में और इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकते हैं। और यहां से अपने भारत ने दरवाजे खोल दिए दुनिया के तमाम देशों के लिए कि भारत में आओ और अपनी कंपनी खोलो। 1991 से पहले क्या होता था, लाइसेंस लेना पड़ता था, तो लाइसेंस राज को खत्म कर दिया गया। तो 1991 से पहले भारत की फॉरेन पॉलिसी कुछ और थी और 1991 के बाद भारत की फॉरेन पॉलिसी में बहुत बड़ा चेंज लाएगा। तो फॉरेन पॉलिसी समय और परिस्थिति के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। अब जैसा मान लो कि एक इंसान है, वो हमेशा ये चाहता है कि सोसाइटी में उसका स्टेटस बड़ा हो, उसके पास पावर हो, उसके पास शक्तियां हो, सोसाइटी में भाई उसका अलग ही रुतबा हो, सिस्टम उसके हाथ में हो। हमेशा वो चाहता है उसके पास बड़ा पोस्ट हो, अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहता है वो, ताकि चार लोग उसको बैठ के सुने, भाई उसमें रुतबा है, भाई दम है। हमेशा एक इंसान ऐसे चाहता है। तो इन्हीं इंसानों को मिलाकर एक देश बना हुआ है। यही सेम देश भी चाहता है। अपने रिलेशन उसी के साथ बनाता है एक इंसान जिससे उसका फायदा हो रहा होता है। फायदा खत्म, इंसान अपना रिलेशन खत्म कर देता है, जिसको हम आज के जमाने में ब्रेकअप कहते हैं। अब सेम ऐसा ही एक देश भी करता है, दूसरे देशों के साथ रिलेशन बनाता है अपने बेनिफिट्स को लेकर, जिससे उसका नेशनल इंटरेस्ट पूरा हो रहा हो। जिस दिन इंटरेस्ट खत्म, रिलेशन खत्म कर दिया जाता है। और ना ही कोई परमानेंट दोस्त है और ना ही कोई परमानेंट दुश्मन है। अगर जो आज दुश्मन है वो कल दोस्त बन सकता है और जो आज दोस्त है वो कल दुश्मन बन सकता है। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर कुछ भी स्थायी नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, ये चेंज होता रहता है। इसलिए एक इंसान जैसे कि छल कपट में लगा रहता है, इधर हाथ मारता है, उधर हाथ मारता है, कैसे अपने पावर को बढ़ाऊं, मैं ऐसा क्या करूं, मैं वैसा क्या करूं, उसकी पोस्ट लेने के लिए मुझे कुछ करना क्यों ना पड़ जाए। साथ कंपटीशन के एग्जाम देख लो भाई, फुल लगे पड़े कंपटीशन एग्जाम में, मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, एक रुतबा मिलेगा। अपनी पावर को बढ़ाने के लिए आज एक इंसान कुछ भी करने के लिए उतारू हो गया है। तो सेम इसी तरीके से इन लोगों को मिलाकर ही एक देश बना हुआ है। तो देशों का भी नेचर यही होता है जैसे एक इंसान का नेचर होता है। और ये कहा है मॉर्गेंथो के द्वारा। मॉर्गेंथो ने क्या कहा, जैसे एक इंसान चाहता अपने पावर को बढ़ाना, सेम इस तरीके से देश भी चाहते हैं। इसलिए दुनिया भर के अंदर एक नहीं अनेक युद्ध हो रखे हैं। आप ये देखिए, शक्ति संघर्ष हो रहा है, स्ट्रगल फॉर पावर। इसीलिए वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ, वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ, कोल्ड वॉर हुआ। तो सिर्फ 20वीं सेंचुरी के अंदर ही 2 वर्ल्ड वॉर
कोल्ड वॉर और ना जाने कितने सैकड़ों छोटे छोटे युद्ध हो गए। तो ये सब आउटकम, ये सब एक परिणाम है शक्ति संघर्ष का, स्ट्रगल फॉर पावर का। तो इंटरनेशनल रिलेशन और कुछ भी नहीं है, सिर्फ शक्ति संघर्ष का ही साधन है। ये मर्गेंथो के द्वारा कहा गया कि इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर पावर का स्टडी किया जाता है और सभी लोग चाहते हैं अपनी पावर को बढ़ाना, चाहे कुछ भी करना पड़े। और इसी तरीके से देश भी चाहता है अपनी पावर को बढ़ाना। पहले तो युद्ध करके अपने पावर को बढ़ाना चाहते थे ताकि एक्सपेंशन हो, दूसरे देशों पे कब्जा कर ले, लेकिन आज इसका नेचर चेंज हो गया है। आज क्या है, दुनिया भर के अंदर व्यापार कर कर सबसे ज्यादा माल हम बेचेंगे, पैसा कमाएंगे। जैसे कि भारत की ही बात करें, भारत का जो वर्ल्ड ट्रेड है यानी कि जो वैश्विक व्यापार है वो 70.64 बिलियन डॉलर का है। भारत चाहता है, दुनिया के यूरोपियन कंट्रीज, तमाम कंट्री चाहते हैं वो अपना व्यापार बढ़ाए। पहले तो वॉर या युद्ध के द्वारा, बट आज क्या हो गया है, ट्रेड एक्टिविटीज के द्वारा, टेक्नोलॉजी के द्वारा, साइंस स्पेस के द्वारा। इसरो ने अभी अपना सैटेलाइट लॉन्च किया। तो आज होड़ लगी पड़ी है इन सभी चीजों के द्वारा आगे निकलने की। हेल्थ, डिफेंस, एजुकेशन, पर कैपिटा इनकम, जीडीपी ग्रोथ, जिसका भी आज ज्यादा होगा दुनिया में वर्ल्ड पावर कहलाएगा। इसलिए आज यूरोपियन या वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका यानी कि यूएसए क्यों आज आगे निकलते जा रहे हैं? इनके पास ये सारे संसाधन, रॉ मटेरियल, ये सारे उनके पास आज है। वेस्टर्न कंट्रीज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत ज्यादा ही क्वालिटी बिल्ड कर रखा है इन्होंने, और इसीलिए ये आज ग्रोथ में है। एजुकेशन से लेकर सब फील्ड में इन्होंने बारीकी से ध्यान दिया पड़ा है। और दुनिया का एक तबका ऐसा भी है जो कि एशियन, अफ्रीकन, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज है, जो कि आज भी विकासशील यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज है, जो कि होड़ लगी पड़ी है डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में आगे निकलने की। तो इतना सब कुछ समझ लेने के बाद अब हमें यह समझ में आ गया कि इंटरनेशनल रिलेशन यानी कि आईआर के अंदर हम फॉरेन पॉलिसी से लेकर एक देश दूसरे देशों के साथ कैसे एक्ट करता है, कैसे रिलेशन बनाता है, दुनिया में कितने यूनियंस हैं या अलायंस बने हुए हैं, गठबंधन बने हुए हैं, ट्रेड एक्टिविटीज क्या हो रही है, एंड कितने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इन सब की हम स्टडी करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर। तो इस बिहाफ पे अब हम ये जानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय संबंध क्या है, व्हाट इज इंटरनेशनल रिलेशन। तो इसके कुछ डेफिनेशन है। सबसे पहले, अंतरराष्ट्रीय संबंध से तात्पर्य दो या दो से अधिक राष्ट्रों के मध्य आपसी संबंध से है। जब दो या दो से अधिक राज्य, देश आपस में मिलकर रिलेशन बनाते हैं, इसी को इंटरनेशनल रिलेशन कहा जाता है। अब वो रिलेशन पॉलिटिकल रिलेशन हो सकता है, एक देश दूसरे देश के साथ जो रिलेशन बनाता है उसको पॉलिटिकल रिलेशन कहा जाता है। इकोनॉमिक रिलेशन, जब एक देश दूसरे देशों के साथ मिलकर व्यापार करता है, जो मेरे पास माल है वो मैं तेरे को बेचूंगा, तो तेरे पास है वो तू मेरे को बेच। इससे क्या हुआ कि आपस में जो ट्रेड एक्टिविटीज वो बढ़ेगा, तो व्यापारिक संबंध हो गए। सामाजिक रिलेशन बनाता है, हमारे देश के लोग तेरे देश में जाएंगे और तेरे देश के लोग हमारे देश में आ सकते हैं। सोशल रिलेशन बनेगा, थॉट प्रोसेस जाएगा। इससे क्या होगा, कल्चर रिलेशन बनेगा, सांस्कृतिक संबंध बनेगा। आज कोको कोला, पेप्सी, मैकडोनाल्ड, पिज्जा हट, जींस कल्चर, ये सब हमारी थोड़ी है। ये सब वेस्टर्न कंट्रीज या अमेरिका की कल्चर भारत या तमाम विकासशील देशों के अंदर आ गई है और हम सब इनको अपना भी रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि ये हम पे थोप दिया गया है, इनको हम अपनी मर्जी से अपना रहे हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशन या इस ग्लोबलाइजेशन का ही ये परिणाम है कि आजकल लोगों का खान पान, रहन सहन, बोल चाल, पहनावा सब कुछ टोटली चेंज हो गया है। यही है इंटरनेशनल रिलेशन। इसमें हम सामरिक संबंध यानी कि स्ट्रेटेजिक रिलेशन भी बनाते हैं। स्ट्रेटेजिक रिलेशन का मतलब एक रणनीति बनाकर रिलेशन बनाना। हमारी ये डिप्लोमेसी होती है कि जिसके साथ हम रिलेशन बना रहे हैं हम उसके साथ भी बनाए और दूसरों को भी नुकसान ना पहुंचाए, उससे भी हम अपने ऐसे संबंध बनाए ताकि दोनों से हमें फायदा मिलता रहे। अब इस स्ट्रेटेजिक रिलेशन का एग्जांपल गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी कि नॉन एलाइंस मूवमेंट में था, जब भारत ने अपनाया कि दोनों ही पावरफुल कंट्री से अलग रहकर दोनों से ही हमें सहायता लेना है। हम दोनों ही ग्रुप, चाहे यूएसएसआर का हो या यूएसए का हो, हमें दोनों को दुश्मन नहीं बनाना, दोनों के ही दोस्त बनाना है। तो भारत की डिप्लोमेसी रही जो कि काफी सफल भी रही और दुनिया का 120 कंट्री आज भी नॉन अलाइंस मूवमेंट के अंदर शामिल है। ये खत्म नहीं हुआ। कोल्ड वॉर के टाइम पे इन दोनों के बीच में कोई बड़ा युद्ध ना हो जाए, इनको शांत करवाना और नैम के जो कंट्रीज हैं, गुट निरपेक्ष के कंट्रीज, इनका अपना आर्थिक विकास करना था। तो इसलिए ये ग्रुप बन गया। और अब जब शीत युद्ध खत्म हो गया, कोल्ड वॉर खत्म हो गया, तो इन देशों का मुद्दा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंटल इश्यूज हो गए। आज भी ये सारे इश्यूज कायम है, इसलिए आज भी नॉन अलाइन मूवमेंट है और भारत की फॉरेन पॉलिसी का एक अहम हिस्सा है। जब एक देश का रिलेशन दूसरे देशों के साथ इन चीजों को लेकर बनाया जाता है, उसी को कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय संबंध यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन। अब इंटरनेशनल रिलेशन की कुछ डेफिनेशन दी गई है अलग अलग थिंकर्स के द्वारा। तो एक दो थिंकर जो सबसे ज्यादा फेमस है उनका नाम बता देता हूं मैं। सबसे पहले थिंकर है मोरगेंथ्यू। मोरगेंथ्यू के द्वारा डेफिनेशन दी गई है। इनकी एक बुक है, इस बुक के अंदर इन्होंने डेफिनेशन दी है। इस बुक का नाम क्या है, पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, द स्ट्रगल फॉर वॉर एंड पीस, 1948 के अंदर ये बुक आई थी। और मोरगेंथ्यू के द्वारा इस बुक के अंदर बताया गया अंतरराष्ट्रीय संबंध का मतलब क्या होता है। इन्होंने बताया कि अंतरराष्ट्रीय संबंध यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन राष्ट्रों के बीच यानी कि अलग अलग देशों के बीच सत्ता के लिए संघर्ष है। जैसा कि अभी आपको मैंने बताया
कि एक देश दूसरे देश से आगे निकलना चाहता है, इसके लिए वो आपस में संघर्ष करते हैं। जैसे कि कोल्ड वॉर चला, कोल्ड वॉर के बाद अमेरिकन हेजेमनी स्थापित हो गया, दुनिया भर के सभी देशों का एक ही मालिक अमेरिका, अमेरिकन वर्चस्व स्थापित हुआ। और सेम आज भी यही लगा पड़ा है, दुनिया के कंट्रीज आगे निकलना चाहते हैं, अमेरिका चाहता है चीन से आगे निकलना, चीन चाहता है अमेरिका से आगे निकलना, अब रसिया चाहता है अमेरिका से आगे निकलना। इसलिए दुनिया भर के अंदर अटैक भी होते हैं, जैसे कि रसिया ने यूक्रेन पर अटैक किया। अब चाहे वो अपनी बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए करे या नेशनल इंटरेस्ट के लिए, हर वो देश अपने नेशनल इंटरेस्ट को सुरक्षित रखना चाहता है, इस पर कोई आंच नहीं आ सके। तो ये सब क्यों है? ये सब सत्ता के लिए संघर्ष है, स्ट्रगल फॉर पावर है। लोग इस पावर के भूखे हैं, उनको 2 रोटी खा के पेट तो भर जाता है, बट मन नहीं भरता। मन भरता है पावर गेन करने से, स्ट्रगल फॉर पावर। और यही सत्ता के लिए संघर्ष अंतरराष्ट्रीय संबंध कहलाता है। ये कहना है मोरगेंथो का। और ये संघर्ष चल रहा है और ये कायम रहेगा, क्योंकि इंसान का नेचर ही है और इंसानों से मिलकर ही देश बना पड़ा है। इसलिए देश भी चाहता है स्ट्रगल फॉर पावर, सत्ता का संघर्ष होना। एंड इसके बाद यह डेफिनेशन प्रोफेसर चार्ल्स स्लीचर ने, इन्होंने क्या कहा कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों को राज्यों के बीच संबंध के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी कि इन्होंने कहा कि एक देश का रिलेशन दूसरे देश के साथ कैसे बनाया जाता है, किन चीजों को ध्यान में रख के बनाया जाता है। तो जो 2 देशों का रिलेशन है उनको ही स्टडी करना इंटरनेशनल रिलेशन कहलाता है। अब इसमें एक देश की तो स्टडी नहीं कर सकते हम, एक देश का रिलेशन एक देश के साथ या 2 देशों के साथ या 3, 4, 5 चाहे जितने भी देश हो, बट 2 या 2 से ज्यादा देश हो, उनके रिलेशन का ही स्टडी करना इंटरनेशनल रिलेशन कहलाता है। ये कहा स्लीचर ने। एंड इसके बाद है पामर एंड परकिंस, इनकी भी एक बुक आई इंटरनेशनल रिलेशन, अंतरराष्ट्रीय संबंध। इस बुक के अंदर इन्होंने डेफिनेशन दिया इंटरनेशनल रिलेशन का कि अंतरराष्ट्रीय संबंध की चर्चा में राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल क्या मतलब कि एक पर्टिकुलर देश, मान लो इंडिया है, इंडिया का रिलेशन यूएसए के साथ कैसा है, इंडिया का रिलेशन आज रशिया के साथ कैसा है, इंडिया का रिलेशन आज जापान के साथ कैसा है, जर्मनी के साथ कैसा है। यानी कि जब हम एक देश का रिलेशन किसी और देश के साथ देख रहे हो, उसकी स्टडी कर रहे हो, तो ये हो गया पॉलिटिकल रिलेशन। एंड इसके बाद कह रहे हैं पामर और परकिंस ने कि राजनीतिक के साथ साथ गैर राजनीतिक ये दोनों मुद्दे शामिल होते हैं। तो राजनीतिक तो ये हो गया, और गैर राजनीतिक का मतलब होता है वो सारे नॉन पॉलिटिकल एक्टिविटीज, जैसे क्लाइमेट चेंज का इशू हो गया, इन्वायरमेंटल इशूज हो गया, वर्ल्ड टेररिज्म इशूज हो गया। ये कुछ ऐसे इशूज होते हैं जिसपे सिर्फ एक देश का कंट्रोल नहीं है और ना ही ये किसी एक देश को इफेक्ट कर रहा है, ये दुनिया के सभी देशों को अपने चपेट में लेता है। इसलिए इसका संबंध भी दुनिया के सभी देशों से है, इसलिए इसको नॉन पॉलिटिकल कंसीडर किया जाता है। चाहे ह्यूमन राइट्स का मामला हो गया, इन्वायरमेंट का इशू हो गया, क्लाइमेट चेंज का हो गया, मानव अधिकारों का हनन हो जाता है, महिलाओं का इशूज हो गया। तो इन्हीं मुद्दों से निपटने के लिए दुनिया के देश आपस में एक होते हैं, वो आपस में ग्रुप बनाते हैं ताकि इन मुद्दों से निपटा जा सके। तो इसी को कहा है पामर और परकिंस ने अंतरराष्ट्रीय संबंधों की चर्चा में राजनीतिक और गैर राजनीतिक दोनों मुद्दों को शामिल किया जाता है। पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल रिलेशंस आर कंसीडर्ड इन इंटरनेशनल रिलेशन। तो ये हो गया हमारा पामर एंड परकिंस के द्वारा। अब हम समझते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन यानी कि अंतरराष्ट्रीय संबंध का उद्भव एवं विकास यानी कि ओरिजिन और डेवलपमेंट कैसे हुआ है। हम ये सबूत ढूंढ रहे हैं, ये सोर्स ढूंढ रहे हैं, आखिर क्या ये इंटरनेशनल रिलेशन आज ही पैदा हुआ है, आज इसका ओरिजिन हुआ है, या ये प्राचीन टाइम से चला आ रहा है। अब मैं बताता हूं आपको अपने फर्स्ट पॉइंट के अंदर कि ये प्राचीन टाइम से चला आ रहा है। जब सिविलाइजेशन के रूप में मेसोपोटामिया का नाम आपने सुना होगा, मेसोपोटामिया की सभ्यता रिलेशन हुआ करता था। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ, मिस्र की सभ्यता के साथ भारत के भी संबंध हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी कि हड़प्पा सभ्यता के रिलेशन मिले हैं हमें। एंड इसके बाद चाइनीज सभ्यता, ग्रीस की यूनानी सभ्यता एंड रोमन एम्पायर, ये सारे क्या थे, ये सब सिविलाइजेशन थे उस टाइम पे और इनका बहुत बड़ा गढ़ हुआ करता था। तो हमें आज भी सोर्स मिलते हैं कि इन सिविलाइजेशन के रिलेशन एक दूसरे देशों के साथ हुआ करते थे, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन उस टाइम भी हुआ करता था, बट जितने बड़े लेवल पे आज है, हाँ उतने बड़े लेवल पे नहीं था, बट उस टाइम भी था। ये हमें पता चलता है इस सोर्सेस से। तो ये बात तो हो गई प्राचीन टाइम यानी कि एंशिएंट टाइम पीरियड के दौरान। जैसे हम मॉडर्न पीरियड में आते हैं, आधुनिक वर्ल्ड में आते हैं, इसकी शुरुआत होती है बिग बैंग थ्योरी से। बिग बैंग थ्योरी का मतलब होता है जब इंटरनेशनल रिलेशन का राइज हुआ और अंतरराष्ट्रीय संबंध एक देश दूसरे देशों के साथ तभी बनाएगा जब वो कंट्री आजाद हो, यानी कि वो बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट हो। 1947 से पहले भारत अपने रिलेशन खुद इंडिया किसी और के साथ नहीं बना सकता था। क्यों? क्योंकि भारत के ऊपर अंग्रेजों का राज था। इसीलिए जब एक कंट्री किसी का गुलाम रहेगा तो वो स्वतंत्र विदेश नीति नहीं बना पाएगा और ना ही किसी और देश से रिलेशन बना पाएगा। इसीलिए बिग बैंग थ्योरी आई मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर। और 1648 में एक ट्रीटी हुआ जिसका नाम था वेस्टफेलिया की संधि, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया। इस ट्रीटी के अंदर क्या हुआ कि पूरे यूरोपियन कंट्रीज के अंदर 30 सालों से युद्ध चला आ रहा था, इस युद्ध का एंड हो गया। दूसरा क्या हुआ, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर पॉलिटिक्स में
पहले चर्च यानी कि धर्म की चला करती थी। जो चर्च कह दे राजा वही करेगा। इस चर्च की सत्ता को खत्म कर दिया गया, पॉलिटिक्स से रिलीजन को अलग कर दिया गया। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, जितने भी देश गुलाम हुआ करते थे उनको आजादी मिलने लग गई और यह कहा गया कि देशों को सोवरेन यानी कि संप्रभुता का अधिकार है। संप्रभुता का मतलब आपको पहले बताया था ना मैंने कि जब एक कंट्री अपने इंटरनल और एक्सटर्नल मामलों में आजाद होता है तो देश धीरे धीरे करके आजाद होने लग गए और जब भी वो आजाद होंगे वो अपनी खुद की पॉलिसी बना पाएंगे और एक कंट्री दूसरे देशों के साथ रिलेशन बना पाएगा और साथ ही एक कंट्री को इक्वल माना गया दूसरे कंट्री से। इसी को कहा गया बिग बैंग की थ्योरी। जब टीटीओ वेस्टफेलिया यानी कि वेस्टफेलिया की संधि हुई और यहीं से आधुनिक नेशन स्टेट यानी कि राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ और यहीं से कॉन्सेप्ट आता है इंटरनेशनल रिलेशन का आज मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर। यानी कि इसका मतलब यह हुआ 1648 से ही इंटरनेशनल रिलेशन का ओरिजिन हुआ है आज इस मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर और यहीं से इसकी शुरुआत होती है सिस्टमैटिक वे में। और इसके बाद आता है शक्ति संतुलन का कॉन्सेप्ट, क्योंकि अब देशों को स्वतंत्र तो मान लिया गया, अब देश अपने रिलेशन भी बना रहे हैं। अब इन यूरोपियन देशों के अंदर इस चीज की भूख जाग गई कि अब दुनिया के तमाम देशों को कौन गुलाम बनाएगा और इसमें बेचारे पिसते हैं एशियन कंट्रीज, अफ्रीकन और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा इन कंट्रीज को गुलाम बनाना अब शुरू कर दिया जाता है। तो यहीं से अब स्टार्ट होता है शक्ति संतुलन। फ्रांस चाहता है मैं सबसे ज्यादा गुलाम बनाऊंगा, अब ब्रिटेन चाहता है अच्छा बेटे हैं हम तो पागल बैठे हैं मैं बनाऊंगा ज्यादा गुलाम। नॉर्वे कहता है तेज चल रहा है क्या, नॉर्वे कहता है मैं बनाऊंगा, नीदरलैंड कहता है मैं भी बनाऊंगा। अब एक एक करके यूरोपियन कंट्रीज अब इनको अपने चंगुल में लेते चले गए। दैट मीन्स अब ये यूरोपियन कंट्री से गुलाम होते चले गए और यहीं से स्टार्ट होता है शक्ति संतुलन का सिद्धांत। यानी कि कोई इतना पावरफुल भी ना हो जाए कल को वो आपको निगल जाएगा, इसलिए यहां से बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट निकल कर आया। यानी कि 18 और 19 सेंचुरी के दौरान एक कंट्री दूसरे कंट्री से आगे निकलने की होड़ में लगा पड़ा था और एक कंट्री दूसरे कंट्री से इतना भी आगे ना निकल जाए कि वो उस कंट्री को दबा के अपने कब्जे में ले ले। इसलिए एक कंट्री दूसरे देशों के साथ अपने गठबंधन बनाया करता था ताकि ग्रुप बनाकर बोल रहे, जरूरत पड़ने पे ये सारे ग्रुप साथ खड़े हो जाए इसके, ताकि इसको कभी कोई खतरा ना हो। तो यहीं से निकल कर आता है बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति का संतुलन का कॉन्सेप्ट। ये वो मौके हैं जब दुनिया के तमाम देश आपस में मिल रहे हैं, भिड़ रहे हैं या एक हो रहे हैं और जब जब वो एक होंगे, जब जब इंटरनेशनल रिलेशन की बात होगी, अंतरराष्ट्रीय संबंधों की बात होगी, अब ये देश आपस में कूटनीतिक और संधियों का उदय करते हैं। अब यहीं से राइज होता है डिप्लोमेसी। ये क्या करते हैं, अब डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाते हैं। अब भाई मैं इस कंट्री के साथ अपनी रिलेशन बनाता हूं, अब इसको ये भी ना पता चले कि मैं इसके साथ रिलेशन अपने फायदे के लिए बना रखा हूं, तो मेरा तो चक्कर किसी और के साथ चल रहा है। दैट मींस एक देश अपने रिलेशन इसके साथ तो बनाता ही बनाता है, साथ ही इसके दुश्मन के साथ भी बनाकर रखता है ताकि इस देश को दोनों देशों के साथ फायदा होते रहे। इसलिए डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी की शुरुआत यहीं से हुई और आपस में देशों ने संधियां करनी स्टार्ट कर दी, ट्रीटीज करनी स्टार्ट कर दी, संधियों का भी राइज हुआ। जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज के बीच में आपस में ग्रुप बनने लग गए, जैसे कि ट्रिपल अलायंस हुआ, ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी आपस में मिलने लग गए, इसके बाद रसिया हो गया, ये सब आपस में संधि करने लग गए। तो यहीं से ट्रीटीज का राइज हुआ। तो जब जब ट्रीटीज यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, दुनिया के दो कंट्री आपस में मिल रहे हैं, तो यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन भी बन रहा है। एंड इसके बाद वियना की कांग्रेस, यानी कि 1815 में वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस होता है, एक मीटिंग होती है। क्यों? क्योंकि 1815 में नेपोलियन को हरा दिया गया था और नेपोलियन जो पूरे यूरोप पे अपना कब्जा करना चाहता था, फ्रांस को ताकतवर बनाना चाहता था। तो जब 1815 में नेपोलियन को हरा दिया गया, जो कि अब तक पूरा पावर का केंद्र बना हुआ था, सेंटर बना हुआ था, इसके हार जाने के बाद वियना की कांग्रेस, जो ऑस्ट्रिया है, अब इसका दबदबा स्टार्ट हुआ। ऑस्ट्रिया, हंगरी नए पावर के सेंटर उदय हुए। अब यहां से क्या होता है, जो देशों का रिलेशन है अब वो आपस में और तेजी से बनने लग गए। अब हम अपने रिलेशन बनाएंगे। अब देशों को ये लगने लग गया भाई कि कभी भी खतरा होगा तो साथ देने वाला कोई होना चाहिए ना, रिलेशन बनने स्टार्ट हो गए। तो जैसे ये ग्रुप बन गया, अब ये ग्रुप भी बहुत गुप्त रूप से बनाया जाता कि देशों को पता भी ना चले कि ये देश मेरे साथ है और जब भी कोई अटैक हो तो हम दोनों मिल जाएंगे, लपेट लेंगे, उसको हरा देंगे चुटकी में। जैसे कि स्कूल के अंदर क्लासरूम में क्या होता था, जब भी भाई कोई पंगा हो जाए, बेटा बाहर मिल, लपेटे में लेके सारे ग्रुप मिलके उसको मारा करते थे। सेम इसी तरीके से जैसे नेटो बनाया गया अमेरिका के द्वारा, वार्सो पैक्ट बनाया गया यूएसएसआर के द्वारा। इनका प्रिंसिपल भी क्या कहता है कि नेटो के एक ही मेंबर पर अटैक होता है तो सभी मिलकर उसको मारेंगे जिसने अटैक किया है। इनका सिद्धांत भी इतना लाजवाब बना पड़ा है। यही तो इंटरनेशनल रिलेशन की बिल्कुल कूटनीतिक डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी है भाई। तो अब यहां से क्या हुआ, जैसे ग्रुप बनने लग गए, इन ग्रुप का गुस्सा एक टाइम फूटा जब आया 1914 से 1918, जब होता है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के अंदर सेंटर पावर
और अलायंस पावर यानी कि केंद्रीय शक्तियां और मित्र राष्ट्रों के बीच में युद्ध होता है। सेंट्रल पावर के अंदर ऑस्ट्रिया, हंगरी और जर्मनी ये सभी देश शामिल होते हैं और इनको ही हराया जाता है, फुल दबा के कूटा जाता है। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रिया के राजा फर्डिनेंड की असैसिनेशन यानी कि मर्डर कर दिया गया था, इसलिए वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हुआ। तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के अंदर ये देश आपस में एक तो हुए, लेकिन सिर्फ युद्ध के मकसद से, लेकिन होते रहे एक, इसलिए ये भी एक इंटरनेशनल रिलेशन है। तो ये वो स्टेप है जहां पे एक एक करके आपस में देश मिल रहे हैं, और जब जब देश मिल रहे हैं ये इंटरनेशनल रिलेशन या अंतरराष्ट्रीय संबंध का ही एक सिद्धांत है, एक कॉन्सेप्ट है जब इसका राइज हो रहा है। एंड इसके बाद आता है राष्ट्र संघ का उदय। जैसे ही वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म होता है, दुनिया के देशों को ये लगता है कि देखो यार, अब वर्ल्ड वॉर सेकंड नहीं होना चाहिए। इस युद्ध के अंदर जन हानि हुई और धन भी हानि हुई, पैसे की बर्बादी भी हुई, लोग भी मारे गए, लगभग सैकड़ों लोग इसमें मारे गए। इसीलिए अब देशों को लगा क्यों ना हम आपस में मिलकर ग्रुप बनाते हैं। ये फर्स्ट टाइम ऐसा था कि जब ऑफिशियली एक ग्रुप बनता है दुनिया के तमाम देशों का, जिसको राष्ट्र संघ यानी कि लीग ऑफ नेशन कहा गया। 1920 में इसको बनाया गया और इसके अंदर दुनिया के तमाम कंट्रीज शामिल हुए, जिसका मकसद ये था कि वर्ल्ड वॉर सेकंड ना हो, इसको रोकना। बट ये रोक ही नहीं पाया। ऐसा क्यों? क्योंकि जर्मनी ने पोलैंड पे अटैक कर दिया 1939 को, और फाइनली हिटलर के इस अटैक के बाद वर्ल्ड वॉर सेकंड की स्टार्टिंग हो गई। और वर्ल्ड वॉर सेकंड की स्टार्ट हो जाने के बाद फिर से दुनिया आपस में दो ग्रुप में बढ़ गई, अलाइड पावर यानी मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र यानी कि एक्सिस पावर। दुनिया के इन दो देशों के बीच में युद्ध होता है, यानी कि दुनिया के दो ग्रुप आपस में एक हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पे भी इंटरनेशनल रिलेशन है। अब इसके बाद आता है संयुक्त राष्ट्र संघ। जैसे ही वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हुआ था तो लीग ऑफ नेशन बनाया गया था वर्ल्ड वॉर सेकंड रोकने के लिए, बट ये हुआ नहीं, वर्ल्ड वॉर सेकंड तो हो गया। तो जैसे ही वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हुआ 1945 में, अब बनता है संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ, जो कि आज तक बना हुआ है। ये अपने मंसूबे में कायम रहा है कि वर्ल्ड वॉर थर्ड नहीं होने दिया। हाँ, लेकिन अगर हो भी जाए तो यूएनओ की बस की बात नहीं है इसको रोकना। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ही आज ऐसा है, आज कोई ऐसा सुपर पावर नहीं है जो मीडिएटर की भूमिका निभा सके। तो इस प्रकार यूएनओ बनाया गया 1945 के अंदर 24 अक्टूबर को, और जिसके अंदर दुनिया के इस टाइम पे 193 कंट्रीज शामिल है, जिसमें भारत भी शामिल है। तो इस प्रकार ये जीता जागता एग्जाम्पल है आज वर्ल्ड रिलेशन का, और वर्ल्ड रिलेशन ही आता है इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर, जब दुनिया के तमाम देश एक ग्रुप के अंदर शामिल होते हैं, जिसको हम यूएनओ कहते हैं। और इंटरनेशनल रिलेशन अपने आप में कुछ नहीं है, बस ये वर्ल्ड रिलेशन ही है, दुनिया के रिलेशन का ही स्टडी करना। तो यहाँ पे भी वर्ल्ड रिलेशन का यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन का राइज हुआ जब देश आपस में ग्रुप बना के एक ग्रुप के अंदर शामिल होते हैं, यूएनओ के अंदर। इसके बाद है 1945 से लेकर 1991 के बीच में कोल्ड वॉर चलता है। कोल्ड वॉर के टाइम पे भी एक ऐसा टाइम आया जब देशों को ये लगा कि देखो युद्ध में इतना फायदा नहीं है यार। कब आया? जब 1961 से 2 के बीच में क्यूबा मिसाइल क्राइसिस होता है, जब यूएसएसआर और यूएसए आपस में एक हो जाते हैं और डर लगने लगता है कि वर्ल्ड वॉर थर्ड ना हो जाए। लेकिन वर्ल्ड वॉर थर्ड तो नहीं हुआ, तो समझाने बुझाने के बाद जो यूएसएसआर ने अपने मिसाइलें तैनात की थी क्यूबा में, ये तो इसने वापस ले ली। बट इस टाइम पे ये हुआ कि अब इन दोनों ग्रुप को लगा कि क्यों ना अब हमें जो शीत युद्ध की उग्रता है, जो कोल्ड वॉर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होता जा रहा है, हम इसमें कमी ला दे, इसको कम कर दे और दोस्ती का हाथ बढ़ाए। तो जब इन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, उसी को देतांत कहा गया, डेटेंट कहा गया। तो ये वो टाइम था जब देशों ने आपस में पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और ट्रेड रिलेशन बनाए। तो देतांत यानी कि डेटेंट के टाइम पीरियड के अंदर भी इंटरनेशनल रिलेशन हुए। एंड इसके बाद है वैश्वीकरण। ये तो आज का टाइम है, और आज का टाइम पूरे दुनिया को एक गांव बना दिया है। आज पूरी दुनिया सिमट गई है, एक गांव सी बन गई है। क्यों? क्योंकि आज है वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। जब किसी एक देश की इकोनॉमी, एक देश की अर्थव्यवस्था किसी और देश की इकोनॉमी के साथ जुड़ जाती है, और जुड़ने के बाद वो व्यापार करती है, ट्रेड करती है बिना किसी रोक टोक के, इसको कहा जाता है ग्लोबलाइजेशन, यानी कि एक देश का वैश्वीकरण हो जाना, यानी कि एक देश का दूसरे देश से जुड़ जाना। और यहां से अब होता है ट्रेड एक्टिविटीज बिना किसी इंटरफेयर के। और दुनिया के अंदर आज इंटरनेशनल रिलेशन जिस लेवल पे हो रहा है, इतना पहले कभी भी नहीं हुआ। लेकिन 1991 से पहले सोवियत संघ, यूएसएसआर का जब इन्फ्लुएंस था सोसाइटी के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो इतने रिलेशन नहीं बना करते थे, क्योंकि सोशलिज्म, कम्युनिज्म का काफी बड़ा प्रभाव था। और सोशलिज्म यही कहता है कि स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी होनी चाहिए, सब कुछ राज्य के हाथ में होना चाहिए, गवर्नमेंट के हाथ में होना चाहिए, और गवर्नमेंट जो कहेगी वही होगा, चाहे इंडस्ट्री, बैंक, ये सब कुछ सरकार के हाथ में है। इसलिए कोई दूसरे देशों के साथ रिलेशन नहीं बनाता था, बनाता भी था तो इस पे अमेरिका का काफी कब्जा था। लेकिन जब 1991 के अंदर सोवियत संघ टूट गया, इसके बाद दुनिया भर के अंदर रिलेशन बनने स्टार्ट हुए, और बहुत तेजी से रिलेशन बने। और आज दुनिया भर के अंदर एक देश दूसरे देश के ऊपर डिपेंड हो चुका है, जिसको हम डिपेंडेंसी थ्योरी के अंदर आगे पढ़ने वाले हैं। तो इस प्रकार इंटरनेशनल रिलेशन का ओरिजिन
एंड डेवलपमेंट इन पॉइंट्स के अंदर हुआ है, जो कि अभी मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया है। अब हम समझते हैं अपना अंतरराष्ट्रीय संबंध का क्षेत्र यानी कि स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। दैट मींस इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर हम किन किन चीजों को स्टडी करते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन का क्या दायरा है, जब हम इंटरनेशनल रिलेशन की स्टडी कर रहे हैं तो हम किन किन चीजों को शामिल करते हैं, इसका क्षेत्र क्या है, आखिर इसका स्कोप कहां तक है, ऐसे करके अब इन पॉइंट्स को भी जानते हैं हम। हमारा फर्स्ट पॉइंट है शक्ति संघर्ष की राजनीति का अध्ययन। यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन में सबसे पहले पावर का स्टडी किया जाता है, यानी कौन देश कितना पावरफुल है, वो अपने पावर को बढ़ाने के लिए क्या एक्टिविटी कर रहा है, और अगर किसी देश के पास पावर कम भी है तो वो किस एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व है। यानी इन सभी चीजों का स्टडी किया जाता है इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर। इंटरनेशनल रिलेशन आईआर का सबसे सेंटर पॉइंट है पावर, और इस पावर के लिए सभी स्ट्रगल कर रहे हैं, और इसी स्ट्रगल के लिए होता है वॉर। तो आईआर का पावर और वॉर, ये दोनों ही इंटरनेशनल रिलेशन का सेंटर पॉइंट है। जहां पे पावर के लिए स्ट्रगल है वहां पे वॉर कभी भी हो सकता है। अगर आपस में एक इंसान दूसरे इंसान से आगे निकलना चाहता है और अगर हल्का से भी वो चूं कर दे तो उसको इतना गुस्सा आता है कि वो लगता है मुंह फोड़ दो। सेम इस तरीके से ही इंटरनेशनल रिलेशन में होता है। इस पावर की अंधाधुंध दौड़ के अंदर अगर कोई भी इंटरफेयर करेगा तो वॉर की कंडीशन बन सकती है। इसलिए इंटरनेशनल रिलेशन इन सभी चीजों का स्टडी करता है। इसके बाद सेकंड पॉइंट है अंतरराष्ट्रीय संगठन। इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनका भी स्टडी किया जाता है, जैसे यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर दुनिया भर के तमाम कंट्रीज शामिल है। इसके बाद WTO हो गया, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जाना जाता है, एंड IMF हो गया, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया। ऐसे दुनिया के तमाम कंट्रीज ने भी अपना ग्रुप बनाया हुआ है, जैसे यूरोपियन यूनियन हो गया, आसियान हो गया, एंड दक्षिण जिसको हम सार्क के नाम से जानते हैं, सार्क हो गया, एंड क्वाड हो गया, ब्रिक्स हो गया, ग्रुप 77, G77 हो गए। तो ऐसे कुछ ग्रुप्स हैं जिनका स्टडी किया जाता है इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में। इसके बाद है अंतरराष्ट्रीय कानून, इंटरनेशनल लॉ। यूएनओ के द्वारा कुछ लॉज बनाए जाते हैं जो इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर सभी देशों के द्वारा माना जाता है। इसी को अंतरराष्ट्रीय कानून कहा जाता है, क्योंकि सभी देशों का ये दायित्व है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डिसिप्लिन के साथ रहे। अगर यही डिसिप्लिन खत्म हो जाएगी तो एक देश दूसरे देश पर कब अटैक कर देगा कोई रोकने वाला नहीं होगा। इसलिए अंतरराष्ट्रीय कानून कौन कौन से हैं, इन कानूनों का प्रभाव क्या पड़ता है, जैसे कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इन सब का जो पूरा स्ट्रक्चर है ये अंतरराष्ट्रीय कानून के अंदर स्टडी किया जाता है। ये भी इंटरनेशनल रिलेशन के स्कोप में आता है। इसके बाद है सुरक्षा, यानी कि सिक्योरिटी का मुद्दा। तो सिक्योरिटी के लिए दुनिया भर के देशों ने आपस में क्या क्या किया हुआ है, इन सबको स्टडी किया जाता है इंटरनेशनल रिलेशन में। जैसे NPT 1967 में किया, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इसमें क्या कहा गया कि जिन्होंने 1967 से पहले परमाणु बम बना लिया है सिर्फ वही कंट्री एटम बम से लेस माने जाएंगे, यानी कि परमाणु बम से संपन्न माने जाएंगे, और जिन्होंने 1967 से पहले नहीं किया उनको नहीं माना जाएगा। इसलिए NPT की एक एग्रीमेंट की गई, और इस एग्रीमेंट पे साइन करने वाले देश एटम बम का टेस्ट नहीं करेंगे, इससे देशों को खतरा हो सकता है। एंड इसके बाद डिसआर्मामेंट की पॉलिसी लाई गई। डिसआर्मामेंट का मतलब होता है हथियारों की होड़ को बढ़ावा न देना, जिसको कहा जाता है निशस्त्रीकरण। शस्त्रीकरण का मतलब होता है हथियारों को और को बढ़ावा देना, जिसको सिंपल आर्मामेंट कहा जाता है। और अगर इसको डिसआर्मामेंट बोला जाए तो हथियारों के होड़ को बढ़ावा न देना। एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए जो हम एग्रीमेंट करते हैं, आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, टेररिज्म को रोकने के लिए जब देश आपस में एक आते हैं, जैसे कि भारत, अमेरिका, तमाम ऐसे देश जो आपस में ग्रुप बना रहे हैं ताकि टेररिज्म को काउंटर किया जा सके, क्योंकि दुनिया के तमाम देश आज आतंकवाद से प्रभावित हैं। इसलिए नेशनल सिक्योरिटी का मामला है ये, और सिर्फ एक देश का नहीं। इसलिए इस मुद्दे के लिए दुनिया के तमाम देश आगे आते हैं ताकि इससे निपटा जा सके। इसलिए सिक्योरिटी का जो इशू है ये भी इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर स्टडी किया जाता है। इसके बाद है एक फॉरेन पॉलिसी, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर एक देश यानी कि एक कंट्री दूसरे देशों के साथ अपने रिलेशन, अपने संबंध, किन बातों को ध्यान में रख के बनाएगा। एक देश दूसरे देशों के साथ कैसे इंटरेक्शन करेगा, वो कैसा एक्ट करेगा, ये डिपेंड करता है इस देश की फॉरेन पॉलिसी पे। आज हमारे संबंध वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका से बहुत अच्छे हैं, तो ऐसा नहीं कि रशिया से अच्छे नहीं है, दुनिया के तमाम कंट्रीज से हमारे रिलेशन अच्छे हैं। लेकिन जब अगर पॉलिटिकल सिस्टम चेंज होता है तो ये फॉरेन पॉलिसी चेंज होती है। डोनाल्ड ट्रंप के टाइम कुछ और था और आज जो बाइडेन के टाइम पे कुछ और है, यानी कि ये फॉरेन पॉलिसी चेंज होती रही है, समय और परिस्थितियों के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, ताकि एक देश दुनिया के तमाम देशों से कैसे इंटरेक्शन करेगा, आखिर किन सिद्धांतों पर चलते हुए अपने संबंध बनाएगा, उसका व्यवहार कैसे होगा दुनिया के तमाम देशों के साथ, ये डिपेंड करता है उस देश की फॉरेन पॉलिसी पे। और ये फॉरेन पॉलिसी स्टडी किया जाता है इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर। इसके बाद है वैश्विक मुद्दे, ग्लोबल इश्यूज, जिनका रिलेशन सिर्फ एक देश से नहीं दुनिया के तमाम देशों से होता है, जैसे क्लाइमेट चेंज का मामला हो गया, ग्लोबल टेररिज्म हो गया, एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज हो गए। ये सारे कुछ इश्यूज हैं जो इंटरनेशनल इश्यूज के रूप में जाने जाते हैं, जिसका स्टडी इंटरनेशनल रिलेशन में किया जाता है, जिसमें कई डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज भी आती है। इसके बाद इकोनॉमिक रिलेशंस, दैट मींस
अंतरराष्ट्रीय संबंध के अंदर एक देश का दूसरे देशों के साथ कैसा आर्थिक संबंध है, ये भी स्टडी किया जाता है। जैसे कि ट्रेड एक्टिविटी हो गया, या एक देश दूसरे देश के अंदर जब पैसा इन्वेस्ट करता है एफडीआई के रूप में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रूप में। अगर आज मोदी जी कहीं जाते हैं विदेश में, तो वो एफडीआई के लिए हमेशा कहते हैं कि भारत में आओ, इन्वेस्ट करो, बहुत बड़ा मार्केट है। भारत में जब इन्वेस्टमेंट आएगा, विदेशी कंपनी जब भारत में आएगी, तो भारत के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और देश की सरकार को टैक्स मिलेगा। तो कहीं ना कहीं सरकार को और देश के लोगों को इससे फायदा होता है। और 1991 के बाद ये बहुत तेजी से बढ़ा है। तो ये भी स्टडी किया जाता है इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर। इसके बाद है राजनीतिक सिद्धांत और विचारधाराएं। इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर कई सारी पॉलिटिकल थ्योरीज एंड आइडियोलॉजीज पढ़ी जाती है, जो हमें ये बताता है कि एक देश दूसरे देशों के साथ कैसे इंटरेक्शन करेगा और वो कैसे एक्ट करेगा इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर। इसलिए कई सारी थ्योरीज हैं, जैसे रियलिज्म यानी कि यथार्थवाद है, लिबरलिज्म उदारवाद है, एंड कंजर्वेटिज्म जिसको हम रूढ़िवाद कहते हैं, तो ये भी एक थ्योरीज है। मार्क्सिज्म है, मार्क्सवाद, फेमिनिज्म है, नारीवाद जो कि महिलाओं की बात करता है। तो अलग अलग थ्योरीज हैं, इन सभी थ्योरीज को इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर पढ़ा जाता है। एंड इसके बाद है मानव अधिकार यानी कि ह्यूमन राइट्स को लेकर कहाँ पे वायलेंस हो रहा है इसका, एंड ह्यूमन राइट्स का जो मामला है वो किस देश में बहुत ज्यादा खराब है और किन देशों में सही है। जैसे कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज हो गए, गल्फ कंट्रीज हो गए, एंड कई ऐसे कंट्रीज जो आतंकवाद या नक्सलवाद से प्रभावित है। जैसे कि आज आप अफगानिस्तान का मामला देख लो आप, तो वहां पे कई मानवाधिकार को लेकर मामले आते रहते हैं। तो ऐसे इश्यूज को पढ़ा जाता है इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर, यानी कि इनको भी कंसिडर किया जाता है। इसके बाद है वैश्वीकरण एवं विकास। आज इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, इसके कौन कौन से एस्पेक्ट्स यानी कि डायमेंशन है, इकोनॉमिक डायमेंशन, पॉलिटिकल डायमेंशन, कल्चरल डायमेंशन, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट क्या है, इन सब चीज का स्टडी किया जाता है ग्लोबलाइजेशन के अंदर इंटरनेशनल रिलेशन में। तो ये सारे हमारे स्कोप है इंटरनेशनल रिलेशन के, यानी कि ये वो सारे एरियाज हैं, ये वो सारे फील्ड हैं जिसको कवर किया जाता है इंटरनेशनल रिलेशन में। इसी को कहा जाता है स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है अंतरराष्ट्रीय संबंध का प्रकृति, द नेचर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। जैसे एक इंसान होता है, इस इंसान का अपना ही नेचर होता है। हम कहते नहीं है यार उससे ना मेरी बनती नहीं है। क्यों नहीं बनती भाई? उसका नेचर मुझे पसंद ही नहीं है, बड़ा घटिया किस्म का इंसान है, ऐसा कहते हैं ना। तो सेम इसी तरीके से भी इंटरनेशनल रिलेशन का एक नेचर है जो ये बताता है कि इंटरनेशनल रिलेशन कैसे काम करता है। इंटरनेशनल रिलेशन यानी कि अंतरराष्ट्रीय संबंध किन चीजों पर टिका हुआ है, इसके भी अपने कुछ बुनियादी या कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो ये बताता है कि ये वर्ल्ड कैसे चलता है और ये पूरा वर्ल्ड का सिस्टम क्या है। ये बताता है हमें इंटरनेशनल रिलेशन का नेचर। तो चलिए मैं आपको एक एक करके ये भी समझा देता हूँ कि इंटरनेशनल रिलेशन का नेचर कैसा है और वो क्या काम करता है। सबसे पहले अराजकता यानी कि अनार्की। फर्स्ट पॉइंट में यही बताया जा रहा है कि मान लो ये इंटरनेशनल रिलेशन है जिसके अंदर ये पूरे देश आते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन का नेचर हमें ये बताता है फर्स्ट पॉइंट के अंदर, अनार्की यानी कि अराजकता में, कि इंटरनेशनल सिस्टम में ऐसा कोई भी सुप्रीम कंट्री नहीं है या कोई सुप्रीम सिस्टम नहीं है या कोई मीडिएटर नहीं है या कोई ऐसा पावर नहीं है, ना ही कोई गवर्नमेंट है जो इन देशों के बीच में एकोमोडेशन या बैलेंस बना के रखे। मान लो कल को इस कंट्री ने इस कंट्री पर अटैक कर दिया, इस कंट्री ने इस कंट्री पर अटैक कर दिया, तो इन कंट्रियों का माई बाप कौन है? इनके बीच में मीडिएटर का भूमिका कौन निभाएगा? इसलिए इंटरनेशनल जो सिस्टम है वो अराजकता का सिस्टम है। अराजकता का मतलब क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम या कोई एक ऐसा देश या कोई एक ऐसी गवर्नमेंट का ना होना जो इनके बीच में डिसिप्लिन बना के रखे, इनके बीच में मीडिएटर की भूमिका निभा के रखे। अगर दो देशों के बीच में तू मैं हो भी जाए तो इनको समझा बुझाकर मना सके, ऐसा कोई है ही नहीं। इसलिए इंटरनेशनल रिलेशन का जो नेचर है वो क्या है? अराजकता का है, अनार्की है। यही बात आगे चलकर केनेथ वोल्टर्स के द्वारा की गई न्यू रियलिज्म की थ्योरी के अंदर। एंड इसके बाद है संप्रभु राज्य। इंटरनेशनल रिलेशन में सभी देश चाहते हैं कि उनका देश आजाद रहे, तो इंटरनेशनल रिलेशन का नेचर क्या है? संप्रभु है, यानी कि सॉवरन स्टेट का है, क्योंकि एक देश आजाद है अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाने के लिए और इंटरनेशनल रिलेशन बनाने के लिए। इसके बाद है राष्ट्रीय हित यानी कि नेशनल इंटरेस्ट। सभी देशों का अपना एक नेशनल इंटरेस्ट होता है जिस इंटरेस्ट के लिए वो काम करता है और इसके सिक्योरिटी के लिए वो हमेशा प्रतिबद्ध रहता है, यानी कि हमेशा मजबूर रहता है, उस पर आंच नहीं आने देता। अब ये नेशनल इंटरेस्ट क्या है? एक देश के लिए जरूरी क्या होगा? उसकी सिक्योरिटी, उसका डिफेंस का मामला हो गया, उसका डेवलपमेंट का मामला हो गया, एंड उसके पास कितने हथियार हैं, कितने गोले बारूद हैं, जिससे कि आस पड़ोस के पास अगर हो भी तो बैलेंस ऑफ पावर बना रहे। ऐसा भी ना हो ना कि ये देश बोले कि हम तो गांधी और बुद्ध के देश है, हम गोले बारूद बम बंदूक रख के करेंगे ही क्या।
ये जरूरी होता है। हम अपनी सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। हमारे अगल बगल में ही दुश्मन बैठे पड़े हैं, चाइना, पाकिस्तान देख लो, कैसे हम अपनी सिक्योरिटी को इग्नोर कर सकते हैं। इसलिए कभी कभार सरकार के द्वारा ये चूक कर दी जाती है। इसलिए आज ये जरूरी है कि हमारी सिक्योरिटी नेशनल इंटरेस्ट का सबसे बड़ा मामला है। ऐसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, डिफेंस हो गया, सिक्योरिटी हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, ये सब कुछ आ जाते हैं नेशनल इंटरेस्ट में। क्योंकि साधारण भाषा में बताऊं तो एक देश की जो जो जरूरतें हैं वो सब नेशनल इंटरेस्ट के अंदर आते हैं, और सभी देश चाहते हैं इस नेशनल इंटरेस्ट को सुरक्षित रखना, यानी कि प्रोटेक्टिव रखना। इसलिए सभी देशों का अपना अपना एक नेशनल इंटरेस्ट होता है, जिसके बिहाफ पे वो दूसरे देशों के साथ अपना रिलेशन बनाता है। तो ये हो गया इसका एक नेचर। सेम उसी तरह जैसे इंसान की भी अपनी कुछ जरूरतें होती है, उसी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए वो एक ऐसे इंसान के साथ अपना रिलेशन बनाएगा जिससे कि उसके कुछ जरूरतों को पूरा ये इंसान कर सके। सेम इसी तरीके से नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए एक देश दूसरे देशों के साथ अपने रिलेशन बनाता है, ताकि नेशनल इंटरेस्ट को कोई खतरा भी ना हो लेकिन फायदा जरूर हो। नेक्स्ट पॉइंट है शक्ति और शक्ति का संतुलन, यानी कि पावर एंड बैलेंस ऑफ पावर। अब देखो, एक कंट्री चाहता है कि वो इतना पावरफुल बने ताकि उसके अगल बगल में जितने भी कंट्रीज है उससे ज्यादा पावरफुल ना हो पाए। अगर हो भी जाए तो कम से कम ये इसकी बराबरी कर ले। अगर कोई कंट्री इससे ज्यादा आगे निकल जाता है तो जाहिर सी बात है कि इसको खतरा हो जाएगा इस कंट्री से, ये कभी भी इस पर अटैक कर सकता है और ये हमेशा डर के रहेगा। एक क्लासरूम के अंदर एक बच्चा उससे इसलिए नहीं बोलता क्योंकि उसको ताकतवर भाई, मोटा तगड़ा, एक घुसड़ मार देगा मर जाएगा वो। सेम इसी तरीके से एक कंट्री भी बैलेंस ऑफ पावर बना के रखना चाहता है। ये इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर इन सभी कंट्रीज का अपना एक नेचर है। इसके बाद है परस्पर निर्भरता, यानी कि इंटरडिपेंडेंसी। आज इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में जब एक कंट्री अपने दूसरे देशों के साथ रिलेशन इस तरीके से बना रहा है, अगर एक दिन भी इनसे रिलेशन बंद कर दे, वो ट्रेड एक्टिविटीज बंद कर दे, तो भाई पूरी देश तबाह हो जाएगी। आज चाइना से माल हमारा आना बंद हो जाए, पूरे मार्केट के अंदर हाहाकार मच जाएगा। क्यों? क्योंकि आज सेमीकंडक्टर हो गया, तो छोटे छोटे पुर्जे हो गए, पार्ट्स हो गए, वो सभी चीज हम चाइना से इंपोर्ट यानी कि आयात करते हैं। तो हम कैसे इनको बंद कर सकते हैं? इसलिए आज एक कंट्री दूसरे कंट्री पे इस तरीके से डिपेंड हो गया है कि उसके बिना वो रह ही नहीं सकता। हाँ, ये चीज जरूर है कि सभी देश चाहते हैं कि हम सेल्फ मेड यूज करें, हम अपने ही देश के चीजों को बनाए, मैन्युफैक्चर करें और अपने ही देश के बनाए मालों को भारत में बेचिए, उनको यूज करें, और सभी देश ऐसा चाहते हैं। इसलिए भारत की सरकार भी मेड इन इंडिया का मुहिम चलाती है, दुनिया के तमाम कंट्रीज ऐसा करते हैं। तो ये इंटरनेशनल रिलेशन का एक नेचर है। आज एक कंट्री दूसरे कंट्री पे डिपेंड हो गया है, इसलिए एक नया सिद्धांत निकल रहा है, डिपेंडेंसी थ्योरी, जो हमें ये बताता है कि किस तरीके से ये जो विकासशील देश है ना, डेवलपिंग कंट्रीज, ये सभी डेवलप्ड कंट्री पे बहुत ज्यादा ही डिपेंड हो गए। आज ये अपने विकास के लिए, ट्रेड एक्टिविटीज के लिए, ये इन डेवलप्ड कंट्री के ऊपर डिपेंड है। तो इंटरनेशनल रिलेशन का एक नेचर क्या है कि एक कंट्री दूसरे कंट्री पे डिपेंड है अपनी ट्रेड एक्टिविटी और अपने देश के डेवलपमेंट के लिए। एंड इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानदंड, दैट मींस इंटरनेशनल लॉज और जो नॉर्म्स बनाए गए हैं इनका भी स्टडी करना। आखिर एक देश इंटरनेशनल लॉज का कितना पालन कर रहा है, को नहीं कर रहा है, इस चीज का भी स्टडी करना। इससे एक देश का नेचर का पता चलता है। एंड इसके बाद है संघर्ष और सहयोग। दुनिया भर के अंदर सैकड़ों वॉर्स हुए हैं, कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, आज भी ये वॉर्स चल रहे हैं, कई जगह पे कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा है। बट इन्हीं कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच में कई बार सहयोग यानी कि कोऑपरेशन का भी हाथ बढ़ाया गया है, जैसे यूनियन बना के सहयोग करना, एंड जिस देश के अंदर अटैक किया गया है उसका आर्थिक सहयोग करना एंड इकोनॉमिक हेल्प करना। तो कॉन्फ्लिक्ट और कोऑपरेशन ये इंटरनेशनल रिलेशन का नेचर है। यानी कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो कहीं पे आपस में देश सहयोग करने के लिए आपस में मिल रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं, कोलिएशन बना रहे हैं, गठबंधन बना रहे हैं। ये इंटरनेशनल रिलेशन में देशों का एक ये नेचर है, कॉन्फ्लिक्ट और कोऑपरेशन समय समय पे आपस में चलते रहती है ये। तो ये हमारा इंटरनेशनल रिलेशन का नेचर। तो इस प्रकार इंटरनेशनल रिलेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में एक देश दूसरे देशों के साथ जो अपने रिलेशन बनाता है, जो अपने संबंध बनाता है, वो किन बातों को ध्यान में रख के बनाता है, उसका जो नेशनल इंटरेस्ट होता है एंड अपने फॉरेन पॉलिसी के बिहाफ पे वो दूसरे देशों के साथ अपना रिलेशन बनाता है। इसी को हम इंटरनेशनल रिलेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के नाम से जानते हैं, जो कि हमने अपने इस पूरे क्वेश्चन में देखा। तो इंटरनेशनल रिलेशन का मीनिंग, डेफिनेशन, स्कोप एंड नेचर, ये सब कुछ हमने समझ लिया। तो इस प्रकार निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि इंटरनेशनल रिलेशन एक पॉलिटिकल साइंस का ही एक पार्ट है, जिसको आज हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध के रूप में जानते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।